गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आपका हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 2 कवि आलोक धनवा शीर्षक पतंग सप्रसंग व्याख्या भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बिना देरी करते हुए हम भाग नंबर 3 व्याख्या पढ़ते हैं। पद्यांश नंबर 3 है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के बारे में बताया गया है। आपके प्रसंग, संदर्भ और विशेष तीनों जो आपके पिछले पद्यांश में आए हैं वो के वही रहेंगे, बाकी व्याख्या थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। चलते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। रंध्र, रंध्र का मतलब होता है छेद या सुराख भी कह सकते हैं अपन, सुराख। तो रंध्र का मतलब होता है छेद और सुनहले यानी कि सुनहला सूरज यानी कि सुनहरा सूर्य। ठीक है, आगे देखें, सप्रसंग व्याख्या देखें आप लोग। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। सप्रसंग व्याख्या देखिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा है। ठीक है, और अगर सप्रसंग एक साथ लिखें तो ये दोनों जो आपको बता रखी है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ऐड करके लिखनी है आपको सप्रसंग में। और अगर अलग अलग लिखना है तो आपको सबसे पहले तो इसमें तो लिखना है संदर्भ, ठीक है, और जो है इसमें लिखना है प्रसंग, और एक साथ लिखें तो सप्रसंग। ठीक है, तो इस कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों और बालमन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। जैसा पहले वाले पद्यांश में था वो केवल नहीं यहाँ पर आ जाएगी। व्याख्या देखें। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते हुए देखकर बच्चों के मन में भी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चों के जो मन है वो भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के जो रोए हैं, जो रोम हैं, वो भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कहने का मतलब उनका मन और उनका तन वह दोनों रोमांचित हो रहे हैं। वह आकाश में पतंग उड़ाते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। कभी कभी वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। जब वे लचीलेपन के कारण बच जाते हैं तो उनके मन का भय समाप्त हो जाता है और वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आ जाते हैं। मतलब जब वो बच जाते हैं तो उनमें और भी उत्साह आ जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं और उनकी गति उस उत्साह के कारण
और भी अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। पृथ्वी जो है वो भी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है, क्योंकि उनका जो चरित्र है, उनका जो उनके अंदर कोमलता और लचीलापन समाया हुआ है, तो उसको स्पर्श करने के लिए पृथ्वी उनके पास आती है। विशेष की बात करें तो विशेष में वही चीज़ें आ जाएगी जो पहले पद्यांश में दे रखी होती है। बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बन गए हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पद्यांश की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य और प्रभावशाली है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मतलब जो शैली है ये मुक्त मतलब स्वच्छंद रूप से लिखी गई है, इस पर किसी की रोक टोक नहीं है। तो मुक्त छंद में लिखा गया काव्य है। मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार बताए गए हैं। खड़ी बोली हिंदी की सहज अभिव्यक्ति है और दृश्य बिंब है। जैसे कि आगे आया था बिंबात्मक शैली, तो बिंबात्मक शैली यानी कि किसी भी काव्य को पढ़ करके हमारे सामने जो दृश्य उपस्थित हो जाते हैं, जो चित्र उपस्थित हो जाते हैं, वो दृश्य बिंब कहलाता है। भाषा में लाक्षणिकता है ना, लक्षण बताए गए हैं, तो लक्षण बताए गए हैं, इस वजह से भाषा में क्या बताई गई है, लाक्षणिकता। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।